आकाशीय पिंडों के बारे में जिन सबसे मिलकर सौरमंडल बनता है। तो आइए फटाफट से सबसे पहले इस चैप्टर की जो मुख्य मुख्य बातें हैं या जो चैप्टर के प्रमुख कीवर्ड्स या प्रमुख बिंदु हैं उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं और उसके बाद टू द पॉइंट इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की ये टेक्स्ट बुक है तो आप देख सकते हैं मैं चैप्टर के जो बोल्ड अक्षरों में लिखे हुए प्रमुख शब्द हैं या जो कीवर्ड्स हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं, उनको मैं मार्क करता जा रहा हूं। इस तरह से हमने चैप्टर के लगभग सभी बिंदुओं को, सभी मुख्य मुख्य बातें उनको हाईलाइट कर लिया है और अब हमारे सामने एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है कि इस चैप्टर में हम किन किन बातों के बारे में सीखेंगे, किन किन बातों के बारे में जानेंगे। आइए एक बार पुनः इन सभी बिंदुओं पर एक साथ नजर डालते हैं। हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे खगोलीय पिंड अर्थात सेलेस्टियल बॉडीज, तारे, नक्षत्र मंडल या तारामंडल। हम जानेंगे ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, सौरमंडल के बारे में, सूर्य के बारे में। साथ ही हम जानेंगे सौरमंडल के ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा और हमारा ब्रह्मांड। इन सब के बारे में हम बारी बारी से और टू दी पॉइंट जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले खगोलीय पिंड के बारे में। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? रात के समय जब भी आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं। तारों के साथ में एक बहुत बड़ा चंद्रमा भी दिखाई देता है। सुबह जब होती है तो आपको सूरज दिखाई देने लगता है और इसके अलावा भी आसमान में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। वैज्ञानिक और जो खगोलविद हैं वो दूरबीन की सहायता से ऐसे पिंडों को आसमान में देखते हैं। आसमान में जितने भी पिंड हमें जो रात के समय, चाहे वो चंद्रमा हो, तारे हो, दिन में सूरज हो, वो सभी जो भी हमें दिखाई देते हैं ये सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आप सोच रहे होंगे रात में हमें इतने सारे तारे दिखाई देते हैं आसमान में, दिन में कहाँ चले जाते हैं? दिन में सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि उसके आगे हमें कोई भी तारा या कोई भी आकाशीय पिंड दिखाई नहीं देता। जितने भी तारे और जो भी आकाशीय पिंड हैं वो आसमान में रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते, बस रोशनी की वजह से हमें दिखाई नहीं देते। रात के समय ज्यादा चमकीली अवस्था में हमें दिखाई देने लगते हैं। हम खगोलीय पिंडों की बात कर रहे हैं। खगोलीय पिंड भी कई तरह के होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश होता है और अपनी ऊष्मा होती है, अर्थात जो अपनी ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं और अपने प्रकाश से बहुत ज्यादा चमकते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड बहुत ज्यादा गर्म भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे खगोलीय पिंड भी होते हैं जिनके पास न तो अपनी ऊष्मा होती है और न प्रकाश होता है। तो फिर वो चमकते कैसे हैं, दिखाई कैसे देते हैं? जी हाँ दोस्तों, वो किसी तारे के प्रकाश से चमकते हैं, किसी दूसरे खगोलीय पिंड के प्रकाश से चमकते हैं और वहीं से ऊष्मा ग्रहण करते हैं। अभी मैंने कहा किसी दूसरे तारे के प्रकाश से चमकते हैं। तारे क्या होते हैं? आइए इस विषय में थोड़ा सा ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश होता है और अपनी ऊष्मा होती है, जो खुद ही चमकते हैं और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु क्या है? सूर्य। सूर्य भी एक तारा है क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश है और अपनी ऊष्मा है। उसी प्रकाश से हमारी पृथ्वी पर हमें सब कुछ दिखाई देता है और हमारी पृथ्वी ऊष्मा भी सूर्य से ग्रहण करती है। पृथ्वी ही नहीं, सौरमंडल के दूसरे ग्रह भी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि रात्रि के समय आसमान में दिखाई देने वाले तमाम तारे, सैकड़ों, हजारों, अरबों जो तारे हैं, वो सब हमारे सूर्य की ही तरह बहुत विशाल और गर्म हैं। किंतु आपको नहीं लगता कि ये बड़े छोटे छोटे टिमटिमाते हुए दिखते हैं? सूरज तो इतना बड़ा दिखाई देता है। सच्चाई तो ये है दोस्तों, इनमें से बहुत सारे तारे तो हमारे सूर्य से भी ज्यादा गर्म हैं और सूर्य से कई गुना ज्यादा बड़े भी हैं, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा दूर होने के कारण ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं और हम इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। तारों के साथ साथ आसमान में एक और चीज आपको नजर आती होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे तारे एक निश्चित पैटर्न में, यानी इस तरह से व्यवस्थित रूप में एक दूसरे के आसपास दिखाई देते हैं कि एक डिजाइन जैसा बन जाता है, कुछ एक विशेष आकृति बन जाती है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे ये कुछ तारे हैं, एक निश्चित क्रम में एक दूसरे के पास में इस तरह से व्यवस्थित हैं कि एक विशेष आकृति दिखाई दे रही है। इसी तरह की जो विशेष आकृतियां होती हैं इनको हम नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। हम कह सकते हैं तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निश्चित प्रतिरूप में बनाई गई कुछ विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाती हैं। आपको याद होगा बचपन में आपने अपने दादा, नानी या परिवार के दूसरे सदस्यों से देखा होगा, आसमान में वो कहते हैं देखो वो सप्तऋषि मंडल दिखाई दे रहा है, वो ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, या ऐसे ही तमाम दूसरे नाम भी लेते होंगे। तो तारों की ये विशेष आकृतियां जो होती हैं, एक निश्चित पैटर्न में जो तारे दिखाई देते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है
और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल जिसकी अभी मैंने चर्चा की, सप्तऋषि मंडल है। सप्तऋषि इसका अर्थ होता है 7 ऋषि, यानी 7 तारे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं आसमान में, जिसको हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। और यहीं थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम एक ध्रुव तारा, सप्तऋषि मंडल के जो नीचे से 2 तारे हैं, ये इन 2 तारों को आगे बढ़ते हुए इस सीधी रेखा को आगे बढ़ाएं तो हम देखेंगे एक जो सबसे ज्यादा चमकीला तारा दिखाई देता है उसको हम ध्रुव तारा या पोल स्टार भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है बचपन में आपने ध्रुव तारे के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। तो यही ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है। तो प्राचीन समय में लोग इन्हीं तारों की सहायता से दिशाओं का निर्धारण कर लेते थे, क्योंकि उस समय कंपास वगैरह ज्यादा नहीं हुआ करते थे। आइए अब जानते हैं ग्रह क्या होते हैं। अभी तुरंत ही मैंने आपको बताया था कि कुछ आकाशीय पिंड या कुछ सेलेस्टियल जो बॉडीज हैं उनमें कुछ के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है जो चमकते हैं अपने आप, उनको हम तारा कहते हैं। लेकिन कुछ के पास अपनी ना ऊष्मा होती है ना प्रकाश होता है, वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। और प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों तरफ घूमने वाला। यहाँ उल्लेखनीय है कि जो भी ग्रह हैं वो किसी तारे के चारों तरफ एक निश्चित पथ पर या निश्चित रास्ते पर घूमते रहते हैं। हमारे सौरमंडल के जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं यह भी एक ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है। यह अपने सबसे नजदीकी तारे यानी सूर्य के प्रकाश से चमकती है। अगर हम पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से या किसी दूसरे ग्रह से या चंद्रमा से मानो देखते हैं तो हमें ये चंद्रमा के समान ही चमकीली दिखाई देती है। ये नीचे जो चित्र में देख रहे हैं आप, हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ग्रहों के बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उपग्रह के बारे में, सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा। उपग्रह भी खगोलीय पिंड होते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं जो ग्रह होते हैं वो किसी तारे, या हम सौरमंडल की बात करें तो हमारे सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और इन ग्रहों के चारों तरफ कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो इन ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको हम उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी के चारों तरफ जो पिंड चक्कर लगाता है, जो खगोलीय पिंड जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसका नाम है चंद्रमा। इस तरह चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह हुआ। अलग अलग ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हो सकते हैं और इनकी संख्या 1 या 1 से अधिक भी हो सकती है। उल्लेखनीय बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। लेकिन वहीं यह भी जानना आवश्यक है बृहस्पति और शनि के दर्जनों उपग्रह हैं, यानी दर्जनों चंद्रमा हैं। हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो कि मैंने अभी आपको बताया, चंद्रमा है। इसी प्रकार हमारे जो नजदीकी ग्रह है मंगल, उसके 2 चंद्रमा हैं, उसके 2 उपग्रह हैं। अभी हम बात कर रहे थे ये सब प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। इसके अलावा कुछ कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं। वैज्ञानिक कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरह के उपग्रह बनाते हैं, जैसे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, पृथ्वी पर संचार माध्यमों की व्यवस्था करने के लिए, मौसम इत्यादि का अनुमान लगाने के लिए। समय समय पर बहुत सारे सैटेलाइट, जिनको हम अक्सर आए दिन आप न्यूज में पढ़ते होंगे, उपग्रह बनाते हैं वैज्ञानिक। उनको कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं, जो रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किए जाते हैं और किसी ग्रह विशेष की कक्षा में उनको स्थापित कर दिया जाता है। ये दाईं तरफ आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें दिखाया गया है कैसे एक उपग्रह को लॉन्च किया जाता है और कक्षा में प्रवेश कराया जाता है। अब आइए हम इस चैप्टर के मुख्य भाग में पहुंच चुके हैं, जहां हम जानेंगे सूर्य और सौरमंडल के बारे में। शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही बताया, सूर्य एक तारा है जिसके पास अपना बहुत सारा प्रकाश और ऊष्मा है। उसके अलावा सूर्य के चारों तरफ कुछ ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इसी तरह सूर्य और उसका चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड आदि मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर परिवार के केंद्र में सूर्य स्थित है। अगर बात करें सूर्य के आकार की, तो ये आकार में बहुत विशाल है और बहुत ज्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है। हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनको प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करने वाला एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण ही हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा और जला देने वाली गर्मी को महसूस नहीं कर पाते। अन्यथा ये पास हो तो हमें क्षण भर में जला सकता है। देखिए ये चित्र है आपके सामने, इसमें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये सौरमंडल का चित्र है। इसमें सूर्य ये आप यहाँ देख रहे हैं बीच में है। इसके अलावा ये सबसे पास में जो ग्रह देख रहे हैं आप, बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो ग्रह है वो हमारी पृथ्वी है, जो नीले कलर का दिखाई दे रहा है।
और उसके बाद चौथे नंबर पे मंगल, मंगल के बाद फिर ये बृहस्पति, उसके बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ देखिए आप मंगल और बृहस्पति के बीच में एक सफेद पट्टी भी देख रहे हैं। ये पट्टी क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, यानी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ नीचे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आइए इन पर एक नजर डालते हैं। देखिए इधर आप देख रहे हैं जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, यानी जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है उसके अंदर है ये ग्रह। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। इन 4 ग्रह आंतरिक और 4 बाह्य ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह है। इसमें देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी की किताब में ये दिया हुआ है, आप वहां से इस चित्र पे पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल नीचे दिए गए हैं। ग्रह कितने समय में अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमण में इनको कितना समय लगता है और अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, किस ग्रह के कितने चंद्रमा या उपग्रह हैं, ये सारा विवरण आप इसमें देख लीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के आधार पर इनका जो क्रम है वो आप देख ही चुके हैं। मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार आपको। बुध, उसके बाद दूसरे नंबर पर शुक्र, पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण जिसको यूरेनस कहते हैं और वरुण जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। ये सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनका एक चक्कर लगाने का निश्चित रास्ता होता है जिसका आकार दीर्घवृत्त का होता है, एकदम सर्कुलर राउंड नहीं होता बल्कि दीर्घवृत्त के जैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। ग्रहों के चक्कर लगाने वाले ये रास्ते ही कक्षा या ऑर्बिट्स कहलाते हैं। ग्रहों की अपनी अपनी, कहते हैं ना, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह स्थापित कर दिया, तो पृथ्वी का एक निश्चित मार्ग है जिस पर चलते हुए वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो हर ग्रह का अपना एक निश्चित मार्ग है, इन रास्तों को हम कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। यह बहुत उल्लेखनीय बात है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार और इसकी आकृति दोनों ही पृथ्वी के समान हैं, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। और यह विशेष उल्लेखनीय है, पहले सौरमंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन 2006 के बाद सौरमंडल में 8 ग्रह माने जाने लगे हैं। पहले प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में यह निर्णय लिया कि प्लूटो को, और उस समय तत्कालिक खोजा गया 2003 यूबी 313 सिरस, ये दोनों ग्रहों को बौने ग्रह की संज्ञा दी जा सकती है, अर्थात इनको बौने ग्रह कहा जा सकता है। ये ग्रह की परिभाषा में सटीक नहीं बैठते हैं। इसके पीछे एक और लॉजिक है। प्लूटो ग्रह है जो दूसरे ग्रहों की कक्षा को काटता है, लेकिन बाकी जो अन्य ग्रह हैं वो अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते, एक दूसरे की कक्षा को क्रॉस नहीं करते या काटते नहीं है, तो इसलिए भी इसको ग्रहों से बाहर किया गया है। की स्थिति यह है कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल का परिचय प्राप्त करने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम अपने ग्रह जिस पर हम निवास कर रहे हैं, पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी देखिए, ये दाईं तरफ आप जो चित्र देख रहे हैं, पृथ्वी इस तरह से घूमती है अपने अक्ष पर, और ये जो दोनों साइड में सफेद सफेद कलर का दिख रहा है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ बहुत ठंडा होता है, इसलिए बर्फ जमी रहती है। यहाँ से क्रॉस करता हुआ पृथ्वी का अक्ष है जिस पर पृथ्वी झुकी हुई है, यानी पृथ्वी को झुका हुआ माना जाता है। और कितना वो आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ग्लोब जब पढ़ेंगे उस समय हम ये सारी बातें, जानकारी डिटेल में जानेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरा कर लेती है, और वहीं सूर्य के चारों तरफ घूमने में इसको लगभग 365 दिन का समय लगता है। पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण बातें हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे सौरमंडल में पृथ्वी तीसरा ग्रह है, और अगर आकार के हिसाब से बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का आकार एकदम गोल नहीं है, ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को गोल नहीं कहते बल्कि भूआब या इंग्लिश में कहेंगे तो जियोइड कहा जाता है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। और यह सबसे उल्लेखनीय बात है कि हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सब पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही संभव है, यानी कि जीवन अभी पृथ्वी पर ही है। अभी तक ज्ञात तथ्यों के आधार पर यहाँ जीवन के लिए आवश्यक गैसें उपलब्ध हैं, यहाँ पानी उपलब्ध है, यहाँ पृथ्वी का अपना वायुमंडल है, यानी जीवन के लिए जो आवश्यक जरूरतें हैं, ऑक्सीजन इत्यादि हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। इसीलिए पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह
कहा जाता है। अगर पृथ्वी को हम अंतरिक्ष से देखें या किसी दूसरे ग्रह से देखें तो इसका रंग हमें नीला दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी की 2/3 सतह पर पानी या महासागर है, इसलिए हमें पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है और हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। चलिए थोड़ी सी जानकारी चंद्रमा के बारे में लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह के बारे में मैंने वीडियो के आरंभ में ही आपको बता दिया था उपग्रह क्या होता है। एक बार फिर बताते हैं। जिस तरह ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसी तरह उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला एक ही उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वो लगभग 3,84,400 किलोमीटर है और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को 27 दिन का समय लगता है। जिस तरह हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन यानी 1 वर्ष का समय लेती है, उसी तरह चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में केवल 27 दिन का समय लेता है और इतना ही लगभग समय उसको अपने अक्ष पर घूमने में लगता है। यानी कि चंद्रमा का परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों बराबर हैं। यही कारण है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। हम चंद्रमा की दोनों सतहें दोनों साइड का नहीं देख पाते। हालांकि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत छोटा है, लेकिन हमें ये इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है, अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा ये हमसे बहुत नजदीक है, इसलिए हमें ये बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। यहाँ न पानी है और न वायु। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन जब आसमान साफ होता है और आपको पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, उस समय इन पर्वत पहाड़ों की छाया हम चंद्रमा पे देख सकते हैं, जो दाग धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। जब हमने सौरमंडल वाला चित्र देखा था उसमें बीच में जो सफेद कलर की एक पट्टी दिखाई दे रही थी, जिसको मैंने बताया था मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पट्टी थी, उसमें था कि सौरमंडल में कुछ क्षुद्र ग्रह भी मौजूद हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह क्या है? तो बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ये हम जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। और वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह वो ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कभी विस्फोट के बाद टूटकर ग्रहों से अलग हो गए और अंतरिक्ष में एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाने लगे। आइए अब जानते हैं उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों में ग्रह हैं और उसके अलावा क्षुद्र ग्रह वो भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। इनको हम उल्का पिंड कहते हैं। और कभी कभी ये उल्का पिंड हमारी पृथ्वी की कक्षा के इतने नजदीक आते हैं और पृथ्वी की सतह की ओर गिरने लगते हैं। इस दौरान जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के साथ इनका घर्षण होता है और घर्षण के बाद आग उत्पन्न हो जाती है और ये जलने लगते हैं। इसके साथ ही बहुत चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे। इस तरह से जलते हुए उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आते हुए प्रतीत होते हैं और ऐसा आपने कभी रात्रि के समय भी देखा होगा। अक्सर ये उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में ही जलकर खत्म हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी के धरातल पर गिर जाते हैं और इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढे भी बन जाते हैं। आकाशगंगा या गैलेक्सी। आकाशगंगा क्या है? क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई एक सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? आपने कभी न कभी जरूर ये देखा होगा। यह लाखों तारों का एक समूह होता है, यानी बहुत सारे तारे मिलकर एक समूह में इस तरह का सफेद जो रास्ता सा हमें आसमान में दिखाई देता है वो बनाते हैं और इस पट्टी को हम आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा में करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, यानी बहुत सारे तारे जब मिल के इकट्ठे हो जाते हैं तो एक आकाश गंगा का निर्माण होता है। और इसी तरह की लाखों आकाश गंगाएं जब इकट्ठी होती हैं फिर हमारे इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है, यानी हमारे ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए, सूर्य एक तारा है, ऐसे हजारों लाखों तारे, तो फिर उनके ग्रह उपग्रह कितने हुए? इस तरह के हजारों लाखों तारे मिलकर आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। फिर लाखों आकाश गंगाएं हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, तो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा? ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन काम है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। ब्रह्मांड में हमारी क्या स्थिति है? हम कहाँ हैं? हम पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है और सौरमंडल एक आकाश गंगा का भाग है जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। और ऐसी हजारों
लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है। अर्थात ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे जैसी लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। अब जरा सोचिए, ब्रह्मांड में कितने सूरज, कितने चंद्रमा, कितनी पृथ्वियां, तारे, ग्रह, उपग्रह इत्यादि होंगे। इस तरह से लगभग जो पॉइंट इस चैप्टर में दिए गए थे हमने उन पर चर्चा कर ली है। और आइए अब इनसे मिलते जुलते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। ज्योग्राफी जिसे हम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जिसे ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला जी और दूसरा है ग्राफिया। इनमें जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। उम्मीद है इस चैप्टर में जो जरूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं लगभग आपको सारे समझ में आ गए होंगे। और अब जब ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है तो आइए एक जांच कर लेते हैं, एक छोटा सा टेस्ट रख लेते हैं। इस चैप्टर से संबंधित कुल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने बनाए हैं। यहाँ मैंने ध्यान रखा है कि ये प्रश्न आपको मॉक टेस्ट की फीलिंग दें। आपकी स्क्रीन पे जैसे ही प्रश्न दिखेगा उसके बाद एक काउंटडाउन टाइमर शुरू हो जाएगा, यानी हर एक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। उसके बाद उसका उत्तर आपके सामने आ जाएगा और ऑटोमेटिक अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। उसके लिए भी आपको 10 सेकंड, यानी जितना हमने अभी पढ़ा है इन्हीं में से 10 प्रश्न बनाए हैं। हर एक प्रश्न के लिए आपको 10-10 सेकंड का समय मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगे।